समाज को चलाने के लिए एक समूह का निर्माण किया गया। तो समूह में जो जिस काम में लगा था उसके अनुसार उसकी बिरादरी का नाम रख दिया गया। विद्वता ग्रहण करने का सबको अधिकार है। कथावाचक का जाति का आने का क्या मामला? जात तो कोई फैक्टर है नहीं। फैक्टर तो इस बात का है, इस बात बिंदु पर हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो केवल एक बिंदु है कि वो कथावाचक है। पहले आप ये मानो कि हम एक मानव जात के हैं। इस वक्त मौजूद है राजधानी लखनऊ के दारुशफा में। यहाँ पर आज हमारे साथ एक चाचा मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो आपके फोन में अगर आप स्क्रॉल कर रहे होंगे तो हर पल आपको वो खबर चर्चा का विषय बनती हुई नजर आ रही होगी। चाचा, आजकल जो है एक मुद्दा भी कल से बहुत ज्यादा चल रहा है कि जिसमें कि यादव समाज का जो कथा वाचने गया था वो कथावाचक, तो उसको लोगों ने मारा, उसके साथ अभद्रता करी क्योंकि वो यादव समाज का था। तो क्या बता आपको लगता है कि ये किस हद तक सही है? आप देखिए, आप एक मजाए आप एक पत्रकार है। हाँ। अब सवाल इस बात का है। हाँ। सवाल जो आपका है ये काफी जो है ये है। अब मैं ये नहीं कहता कोई ऊपर एप्लीकेशन नहीं डालता कि हे भगवान हमको आप इस कौम में भेज दो। हाँ। कोई एप्लीकेशन नहीं डालता। कुदरत ने भेजा है इस धरती पर। तो जब कुदरत ने भेजा है, आदि काल में जो महामानव थे जिनका उस वक्त वर्चस्व रहा, तो वर्चस्व के तहत जो है उन लोगों ने जो हमको विधि बनाया, जो विधान बनाया, उनके अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, कार्यों के अनुसार जो है एक समाज को चलाने के लिए एक समूह का निर्माण किया गया। तो समूह में जो जिस काम में लगा था उसके अनुसार उसकी बिरादरी का नाम रख दिया गया। अब सवाल ये है ना कि कहीं किसी कौम का व्यक्ति, अब ये कोई कह दे कि एक यादव आईएएस नहीं हो सकता, एक यादव आईपीएस नहीं हो सकता, एक यादव पीसीएस नहीं हो सकता, एक यादव इंजीनियर नहीं हो सकता, एक डॉक्टर नहीं हो सकता, तो ये तो अपवाद की बात है। विद्वता ग्रहण करने का सबको अधिकार है। आज जिसके पास विद्वता होगी वो जो चाहेगा उस वक्त वो काम करेगा। तो हम समझते हैं कि जो यादव जी के साथ घटना हुई है, पहले तो भागवत कथा वाचक थे, तो जो कथा वाचक थे तो जात कहां से आ गई? कथा वाचक का जाति का आने का क्या मामला? जात तो कोई फैक्टर है नहीं। फैक्टर तो इस बात का है, इस बात बिंदु पर हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो केवल एक बिंदु है कि वो कथावाचक है। तो जब कथावाचक है तो विद्वता उसके पास है, तो विद्वता का अर्जन करना समाज का हर व्यक्ति का कार्य है, तो समाज का अर्जन करना चाहिए। लेकिन उस समाज की व्यवस्था के साथ खेलना अपने हित के लिए, अपने अंदर एकता पैदा करने के लिए, अपने अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए और समाज को गुमराह करके दो समूहों को एक सामने खड़ा करने के लिए, तो ये तो समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। चाहे वो यादव पक्ष हो, चाहे वो ब्राह्मण पक्ष हो। पहले आप ये मानो कि हम एक मानव जात के हैं, एक धर्म के हैं, एक जात के हैं, एक राह के हैं। तो जब राह भी एक, आने का रास्ता एक, जाने का रास्ता एक, रहने का एक साथ शिक्षा का अधिकार, एक साथ नौकरी का अधिकार, एक साथ संविधान में हमको अधिकार। नौकरी का अधिकार नहीं है, आरक्षण आ गया है। आरक्षण किसके लिए आया है? आरक्षण तो ओबीसी के लिए भी है, दलित के लिए भी है। अब मोदी जी ने तो कह दिया कि अब सवर्णों को भी 10% आरक्षण देंगे। कहाँ है? बस वो सिर्फ बोलते हैं, कहाँ है आरक्षण? अब तो यही तो समझने की। फॉर्म भरना है तो 600 रुपए देना पड़ता है और किसी को भरना है तो 100 रुपए। क्या गरीब ब्राह्मण नहीं हो सकता है? देखिए, मैं यही, आप हमको एक किताब दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि एक अमीर ब्राह्मण, हम आपको 100 किताब दिखाएंगे जिसमें लिखा है कि एक गरीब ब्राह्मण। आप बताइए आरक्षण कहाँ गया? देखिए, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि
देखिए, जो आरक्षण उस समय संविधान में जो हमारे विद्वानों जो कानूनविद थे, जो कानून बनाते समय उन्होंने जो आर्टिकल डाली थी, उस आर्टिकल का सीधे सीधा दुरुपयोग हुआ। आरक्षण का एक ही उद्देश्य था कि समाज से विमुख लोगों का, समाज से कटे हुए लोगों का, समाज से धारा से दूर वाले लोगों को आरक्षण मैंने विशेष अधिकार दर्जा दे करके विशेष रूप से उनको संवैधानिक अधिकार में जोड़ने के लिए हमने आरक्षण का व्यवस्था की थी। लेकिन हुआ क्या कि भाई हमने जो आरक्षण की व्यवस्था की बारीकी को किसी ने समझा नहीं। आज जब बारीकी का नहीं समझा तो वो एक समूह में के नाम से एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट का मतलब मैं बता दूं कि एक ठाकुर का लड़का भी भिखारी है, एक ठाकुर का लड़का आईएएस है, एक ब्राह्मण का लड़का आईएएस है, एक ब्राह्मण में भी भिखारी है, एक यादव भी आईएएस है, एक यादव भी भिखारी है। तो हरिजन का भी वही हालात है। तो जब कानून एक के लिए है तो चाहे वो सवर्णों का अमीर हो, चाहे वो बैकवर्डों का अमीर हो, चाहे वो दलितों का अमीर हो, अमीर को उस मानक से के परिधि से बाहर निकालो। किसी जात का आरक्षण पर थप्पा ना मारो। जो भी जिस कौम का है, संविधान के आर्टिकल में जो अनुसूची है उसमें वो अधिकार प्राप्त करने लायक है, तो मैं समझता हूं कि संविधान का मुख्य धारे में उसे जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन यहां क्या, दलित के नाम पर, भैया दलित के नाम पर मायावती का आरक्षण कौन काट सकता है? बैकवर्ड के नाम पर मुलायम सिंह के लड़के को आरक्षण से कौन वंचित कर सकता है? लेकिन घुरहू राम नहीं पाएंगे। कौन पाएगा? मायावती का लड़का पाएगा, मुलायम सिंह का लड़का पाएगा, घर भरन यादव का लड़का आरक्षण का लाभ नहीं लेगा, एक दलित मुस्लिम को आरक्षण नहीं मिलेगा इसलिए को मुसलमान है। तो कहने का मेरा मतलब कि आप जो है, जो आरक्षण व्यवस्था है, जो संविधान जिस समाज को मुख्य धारे में जोड़ने के लिए, समाज को में जो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से उपेक्षित लोगों को जोड़ करके एक नया भारत का निर्माण करने के लिए, एक नेक भारत का निर्माण करने के लिए, देश की अखंडता कायम करने के लिए, देश की संप्रभुता कायम करने के लिए, देश में मिल्लत पैदा करने के लिए एक भारत का निर्माण होना चाहिए। उसमें जाति वरीयता नहीं, हर बिरादरी में गरीब है, हर बिरादरी में भिखारी है और हर बिरादरी में राजा है। तो राजाओं को एक तरफ करो और जो सर्व जात के जो गरीब लोग हैं, जो समाज से वंचित है, जो संविधान से वंचित है, जो सामाजिक अधिकार से वंचित है, उनको जोड़ो और एक नया भारत का निर्माण करो। ये है भारत का संविधान। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि हमको एक चाचा मिले थे, हमने उनसे बात करी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है। इसमें अलग अलग पार्टी अपनी अपनी जात विशेष को लेकर के वोटर्स को साधने के लिए गरीबों को पीछे छोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक नेताओं की रणनीति है। जो आम जनता है उसको इससे बचना चाहिए, उसको मेन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, जैसे गरीबी हो गई या फिर शिक्षा हो गई, भ्रष्टाचार हो गया। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं कनक मिश्रा, आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव।